हेलो फ्रेंड्स, पीपीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 1। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट से 61 ग्रुप्स की परमिशन मिल चुकी है। 61 ग्रुप के एग्ज़ाम जो है अभी आने वाले 1 से 2 महीने में कंडक्ट कराए जाएंगे HSSC द्वारा। दोस्तों, आप सभी को ये भी पता है कि जो 20% सिलेबस अलॉट किया गया है वो हरियाणा जीके और रीजनिंग एंड मैथ और इसके अलावा करंट अफेयर। इसके अलावा 10% जो दोस्तों सिलेबस दिया गया है वो कंप्यूटर को दिया गया है। लगभग सभी 61 ग्रुप है, जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी में 10% जो है वो कंप्यूटर आने वाला है और 70% जो है वो सब्जेक्ट के लिए है, जिसका जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए। जैसे VLD वालों के लिए VLD का सिलेबस आएगा, उनका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसके लिए 70% अलॉट किया गया है। तो दोस्तों, ये जो 20% और 10% है, इन पे हम फोकस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है ये तो वो खुद जो उन्होंने कोर्स किया है वो उससे ही कवर करेंगे। तो 10% का जो कंप्यूटर है, इस वीडियो में हम उस पर फोकस करेंगे। पार्ट 1 मैं शुरू कर रहा हूँ आज। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, जितना सपोर्ट आप करोगे उससे ज़्यादा सपोर्ट मैं करूँगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी क्या है। दोस्तों, वर्चुअल मेमोरी क्या है यह आपको समझना पड़ेगा पहले, फिर आप इसका आंसर दे पाओगे आसानी से। देखिए, आपके पास मोबाइल फ़ोन है या आपके पास कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर है आपके पास। आप सभी को पता है कि उसके अंदर कुछ रैम होती है और कुछ रोम होती है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ये प्राइमरी जो मेमोरी होती है आप सभी को पता है। इनमें से जो रैम होती है ना, तो हम कोई भी उसके ऊपर अगर फंक्शन करते हैं, जैसे मोबाइल में गाने सुनेंगे या लैपटॉप में हम मूवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी काम करते हैं वो कहाँ से आता है, वो जहाँ पे हमने उनको इंस्टॉल कर रखा है वो वहाँ से उठ के रैम पे आते हैं। रैम उनको रन कराता है। अब रैम है हमारे पास 2 GB की रैम भी होती है, 4 GB की रैम भी होती है, ठीक है, ज़्यादा भी होती है, लेकिन नॉर्मली फ़ोन में 4 GB की 8 GB की रैम आपको मिलती है, 8 GB भी रैम होती है। तो अब आपके पास देखिए, आपने सॉन्ग चला रखे हैं, आपने मूवी चला रखी है, या आपने फ़ोटो देख रहे हैं आप, और पीछे भी कोई साइट आपने खोल रखी है, तो उस सभी में अगर 4 GB की रैम आपके पास है, उसमें से अगर 2 GB का डाटा, 2 GB का स्थान उन प्रोग्राम्स ने जो आपने पहले चला रखे हैं, उन्होंने 2 GB स्पेस पहले ही घेर रखा है। बच गया कितना? 2 GB का स्पेस। और फिर आप उसमें सोच रहे हो कि कोई ऐसा गेम मैं उसमें खेल लूँ, तो गेम अगर आप उसमें खेलोगे, अब गेम है आपके पास मान लीजिए 3 GB का, गेम को स्पेस चाहिए 3 GB, लेकिन आपके पास है कितना? 2 GB का। तो 1 GB जो है वो आपके जो मोबाइल की मेन मेमोरी है, जो आपके मोबाइल की मेन मेमोरी, यानी कि जैसे 464 का मोबाइल आपने सुना होगा, 464 का स्पेस है, 4 GB की रैम और 64 GB की उसकी इंटरनल मेमोरी। तो 1 GB स्पेस ही इंटरनल मेमोरी में से कितना? 1 GB का स्पेस उठा लेगा। तो अब कितना हो गया? रैम बन गई 3 GB की। तो ये जो गेम है वो 3 GB का गेम इस पर रन कर जाएगा 3 GB में। अब देखिए, ये जो 2 GB की रैम है ये तो है एक्चुअल स्पेस है, लेकिन ये जो 1 GB की रैम जो हमने बढ़ाई है ना, इसने सिस्टम ने जो अपने आप 1 GB की रैम बढ़ा ली है, इसी को बोला जाएगा वर्चुअल मेमोरी। यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी की कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त स्थान। अभी अतिरिक्त स्थान कहाँ से लिया जाएगा? इंटरनल मेमोरी से उठाया जाता है। कंप्यूटर लैपटॉप में भी ऐसे ही होता है और मोबाइल फ़ोन में भी ऐसे होता है। तो आई होप ये वर्चुअल मेमोरी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में IO का पूरा रूप क्या है? IO, ये आसान सा क्वेश्चन है, हर बार ज़्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। I मीन्स इनपुट और O मीन्स आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट ही इसका मीनिंग है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी क्या है? देखिए, प्रमुख का मतलब क्या है? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी, इसके लिए दोस्तों आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। देखिए, कंप्यूटर में क्या होता है, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस भी किया था, कंप्यूटर हो या कोई भी मोबाइल हो। जैसे आप मोबाइल का ही एग्जांपल देख लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर की वर्किंग सभी को समझ में नहीं आती, तो आप इस चीज़ को मोबाइल से समझ सकते हो, क्योंकि मोबाइल आप सभी ने यूज़ कर रखा है। तो मोबाइल को जैसे ही आप देखते हो कि आपने नया मोबाइल लिया, नए मोबाइल में आपने जब मोबाइल को ऑन करते हो तो मोबाइल का ब्रांड नेम आता है वहाँ पे, और जैसे सैमसंग का मोबाइल है तो सैमसंग लिखा आता है,
ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ प्रोसेसिंग चलती है, तो वो जो सैमसंग लिखा हुआ आ रहा है या प्रोसेसिंग चल रही है वो मेन मेमोरी पे लोड किए गए प्रोग्राम्स हैं, मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी कौन सी होती है, जैसे उसमें एक रैम होगी, आपको पता है कि मोबाइल में रैम होती है 4 GB की, 6 GB की, अभी डिस्कस किया था। तो रैम होता है और उसके अंदर एक होता है रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और रीड ओनली मेमोरी, ये इनकी फुल फॉर्म होती है। अब रीड ओनली मेमोरी जो हमें, जो सॉफ्टवेयर जैसे हम ऑन करते हैं मोबाइल को, उसके बाद वो कुछ प्रोसेसिंग होती है, यानी कि मोबाइल की वर्किंग को दिखाने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं वो रोम पे लोड किए जाते हैं। इसको हम रीड ओनली रीड ही कर सकते हैं। जैसे सैमसंग लिखा हुआ आ रहा है, कुछ चीज़ें आगे फिर नंबर्स आ रहे हैं, कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, उनको हम रीड कर सकते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे मोबाइल की सेटिंग में आप जाओगे तो सेटिंग बटन दबाओगे, सेटिंग के बाद आगे मोबाइल सेटिंग है, ऐप सेटिंग है, क्लॉक सेटिंग है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। जो है वो उनकी उसके ऊपर रिकॉर्ड है, उसमें से आप सिर्फ ऑप्शन को बदल सकते हो, उनको आप डिलीट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो वो सभी किसके ऊपर है, वो रोम के ऊपर है। फिर देखिए, जो आप गेम चलाते हो, आप फ़ोटो खोलते हो, उसमें गाने सुनते हो, सॉन्ग सुनते हो, या मूवी चलाते हो, वो सभी कहाँ पे लोड होते हैं, वो सभी की सभी रैम पे चलते हैं, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यानी कि रैंडमली हमने इमेज खोल ली कोई भी, वो रैम के थ्रू हमें दिख गई। फिर हमने यूट्यूब पे गाने चलाए, फिर वो रैंडमली दिख गई। हम अगर सेटिंग खोल रहे हैं, वहाँ पे जो सेटिंग है हम उन्हीं के साथ उन्हीं को बदल सकते हैं, उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए वो रीड ओनली मेमोरी है। और रैम पे जो चीज़ें चलेगी वो कभी भी कोई भी चीज़ हम चला सकते हैं, कभी भी हम गाने सुन सकते हैं, कभी भी हम इमेज चला सकते हैं, कभी भी हम उसके ऊपर कोई और काम कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह में काम कर सकते हैं, या अपने नोट वगैरह लिख सकते हैं। तो वो सभी चीज़ें रैंडमली चलेगी, तो इसलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। और ये क्या होता है, इसके ऊपर से डाटा उड़ता भी रहता है, यानी कि ख़त्म होता रहता है बार बार। जैसे हमने यूट्यूब चलाया और यूट्यूब चला के इसको हमने फिर कट कर दिया, तो कट करने के बाद यूट्यूब का वहाँ से डाटा उड़ गया। उसके बाद क्या है, हमने इमेज खोल ली तो इमेज रैम पे आ जाएगी। लेकिन यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर है उसकी हिस्ट्री उसके अंदर अलग से पड़ी रहती है, वो कैश मेमोरी का खेल है, वो हम आगे अलग से समझेंगे। अभी आप समझिए कि ये मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, रैम और रोम। इसके बाद एक मेमोरी होती है, जैसे अभी मैंने बताया था कि कैश मेमोरी भी मेन मेमोरी का ही पार्ट होता है। कैश मेमोरी वो क्या होती है वो मैं आगे बताऊंगा। मेन मेमोरी और एक होती है जैसे सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, जैसे जो मोबाइल के हम अंदर हमारी जैसे रैम है, ये 4 GB की, कोई फ़ोन है हमारे पास 4 GB की रैम होती है जिसमें, और 64 GB की उसमें इंटरनल मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी। तो ये जो 64 GB की इंटरनल मेमोरी है ना, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो वो कौन सी मेमोरी, वो सेकेंडरी मेमोरी हुई एक प्रकार से। यानी कि अब अगर हम इसको दूसरा नाम दें मेन मेमोरी को, तो इसको प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी, और इसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। अगर टेम्परेरी और परमानेंट की बात करें तो देखिए, टेम्परेरी मेमोरी वो होगी जिसमें से डाटा डिलीट होता रहेगा और उड़ता भी रहेगा और बार बार आता भी रहेगा, तो वो रैम जो है यहाँ पे वो टेम्परेरी मेमोरी हो गई। और जो रोम है वो परमानेंट मेमोरी हो गई, यानी कि ये इसके अंदर से डाटा उड़ता नहीं है, जैसे मैंने भी बताया। टेम्परेरी और परमानेंट रैम और रोम के बीच में बात आती है। फिर एक चीज़ आती है वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। अब रैम के अंदर से डाटा खुद ब खुद उड़ता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी, और रोम को बोलेंगे नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो इन सभी चीज़ों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कौन सी हुई, अभी मेन मेमोरी हमने यहाँ डिस्कस करी, कौन कौन सी, रोम, यानी कि रोम मेन मेमोरी है, रैम भी मेन मेमोरी हुई, और यहाँ पे कैश मेमोरी, तो कैश मेमोरी भी मेन मेमोरी हुई। तो आंसर क्या हुआ, सभी विकल्प सही है। ये तीनों के तीनों मेन मेमोरी होती है। तो दोस्तों इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस यानी कि जो डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर से डेटा हमें देती है वो आउटपुट डिवाइस कहलाएंगी। तो प्रिंटर हमें प्रिंट करके कोई चीज़ देता है तो वो आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस नहीं होती, क्योंकि कीज़ को दबाकर, बटनों को दबाकर हम डेटा को अंदर भेजते हैं। स्कैनर, स्कैन यानी कि कोई इमेज स्कैन करके हमने कंप्यूटर के अंदर डाल दी, तो स्कैनर भी नहीं है। माउस से हम माउस को हिला के जैसे कोई भी क्लिक करके अंदर डाटा भेजते हैं, तो ये भी नहीं है। तो प्रिंटर इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI का अर्थ क्या है। GUI का अर्थ पहले तो आप समझ लीजिए कि GUI होता क्या है। एक होता है GUI,
एक होता है CUI, फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, करैक्टर यूज़र इंटरफेस। इसको भी आप फ़ोन से ही समझिए। मैं ज़्यादातर चीज़ें आपको फ़ोन से समझाऊंगा, कंप्यूटर से नहीं समझाऊंगा, क्योंकि सभी कंप्यूटर को अच्छी तरीके से नहीं वर्क करते कंप्यूटर पे, और लेकिन फ़ोन सब ने चला रखा होता है, इसलिए आपको आसानी रहेगी। अब देखिए, जैसे आपने फ़ोन को ऑन कर रखा है और आपकी होम स्क्रीन पे एक लोगो है जिससे आप समझते हो कि ये गैलरी है। एक लोगो अलग से आ रखा है, उससे आप समझ जाएंगे कि ये यूट्यूब है। दूसरा लोगो है, उससे आप समझ जाएंगे कि ये व्हाट्सएप है। तीसरा लोगो है, उससे आप समझ जाएंगे कि इससे सेटिंग खोलनी है। ये फाइल मैनेजर का है। ये सारे लोगो हैं, यानी कि ग्राफ्स बने हुए एक प्रकार से। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या है, जिसमें हम आइकन्स को देख के ही समझ जाते हैं कि ये किस चीज़ की वर्किंग के लिए यहाँ पे हमें जाना है अंदर। यानी कि इसको टच करेंगे तो क्या आएगा, इसको टच करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे टच करेंगे तो व्हाट्सएप खुलेगा, यहाँ पे टच करेंगे तो यूट्यूब खुलेगा। ये सारा का सारा खेल किसका है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का। अब जैसे मैंने बताया कि ये जैसे सेटिंग का लोगो है। अब सेटिंग के लोगो का आपको पता है कि ये सेटिंग का लोगो है, अपने लोगो देख के ही समझ लेगी यहाँ से सेटिंग खुलेगी। आपने इस पर टिक किया, अंदर फ़ोन की सेटिंग सारी खुल गई। अब फ़ोन की सेटिंग में अंदर कोई लोगो नहीं होता, उसमें लिखा रहता है कि टाइम सेटिंग है, डेट सेटिंग है, यहाँ पे ऐप मैनेजर है, यहाँ पे जैसे अबाउट फ़ोन लिखा हुआ है, या अपडेट का ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे नेटवर्क का है, सिम कार्ड का है, वो सारी चीज़ें लिखित में होती है। आपको उनको पढ़ के तब अंदर जाना होता है। तो वो क्या हुआ, वो एक करैक्टर यूज़र इंटरफेस है, यानी कि लिखित में जो चीज़ें हैं वो एक प्रकार का इंटरफेस। कैसा इंटरफेस क्या है, इंटरफेस एक ऐसी चीज़ होती है इंटरफेस, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के साथ तालमेल बिठाते हैं। जैसे हमने कंप्यूटर को खोला है, मोबाइल को खोला, अब मोबाइल से हम तालमेल कैसे करेंगे, उससे बातचीत कैसे करेंगे, उसमें वर्किंग कैसे करेंगे। कोई विंडो खुलेगी उसके साथ ही तो करेंगे। अब वो विंडो जो खुली हुई है ना, जो भी चीज़ खुली हुई है वही तो इंटरफेस है, कि जिसके थ्रू हम बातचीत कर रहे हैं, कंप्यूटर के साथ काम कर रहे हैं, फ़ोन के साथ काम कर रहे हैं। वो इंटरफेस है एक प्रकार का। अब वो इंटरफेस दो प्रकार के दिखाई इसने, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एक करैक्टर यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कौन सा होगा, जिसमें ग्राफ के साथ इंटरफेस हमें प्रोवाइड करेंगे। जैसे इमेज, कोई भी इमेज, जैसे व्हाट्सएप की इमेज है, यूट्यूब की इमेज है, इमेज के थ्रू हम काम कर रहे हैं। लेकिन करैक्टर यूज़र इंटरफेस में ऐसा इंटरफेस होगा जिसमें हम करैक्टर्स के साथ काम करेंगे, हमें सिर्फ कुछ लिखित में चीज़ें मिलेंगी, उनको पढ़ के ही हमने काम करना है। जैसे कि जो होता है ना, बायोसिंक का जितना भी काम है वो करैक्टर यूज़र इंटरफेस में होगा। और जैसे कमांड वगैरह दे के, कमांड प्रॉम्प्ट में जो कमांड प्रॉम्प्ट आपने सुना होगा तो कंप्यूटर के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट, उसके अंदर हम कमांड दे के चीज़ें लिख के हम उससे कंप्यूटर से बात करते हैं, ठीक है। तो वो होगा करैक्टर यूज़र इंटरफेस। तो देखिए यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और ग्राफिकल, अभी GUI की फुल फॉर्म तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हुई। इसमें क्या पूछा है, GUI का अर्थ ही पूछा है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए CUI भी तो करैक्टर यूज़र इंटरफेस, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप सभी को पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। इनपुट डिवाइस, अभी हमने कंप्यूटर के अंदर जिस डिवाइस से हम डाटा भेजते हैं उसको बताना है। तो माउस के साथ हम अंदर डाटा भेजते हैं, माउस हमें कोई डाटा नहीं देता, इसलिए माउस ही क्या है, इनपुट डिवाइस है। CPU इनपुट डिवाइस नहीं होती ना आउटपुट डिवाइस होती, उसको तो उसमें हम काउंट ही नहीं करते। रैम, ये तो मेमोरी है, हार्ड डिस्क भी क्या है, मेमोरी है। तो माउस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोस का मतलब क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। B से बेसिक, I से इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि जितनी भी इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है, उन डिवाइसेस के जितने भी सॉफ्टवेयर या जितने भी कोड्स होते हैं, उन सभी को किस में लिखा जाता है, बायोसिंग में ही लिखा जाता है। और बायोस क्या होता है, आमतौर पर हम कंप्यूटर मोबाइल यूज़ करते हैं, हमारे सामने बायोस से हमारा कोई भी काम नहीं होता, बायोस को हम डील नहीं करते। बायोसिंग तो कंप्यूटर की वर्किंग को स्टार्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर जो लोड करते हैं ना कंपनी, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, USB का पूरा रूप क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, ये ऐसा नाम क्यों दिया इसको, क्योंकि देखिए कीबोर्ड को हम अटैच करते हैं, उसको भी USB से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। माउस को हमने अटैच करना है, उसको भी USB से कनेक्ट कर सकते हैं।
हमने पेन ड्राइव को उसको भी यूएसबी से, यानी कि वो एक ऐसा पोर्ट बना दिया कि सभी डिवाइसेस को हम उस यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा पोर्ट उसमें बना रखा है, उसी को बोलते हैं यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। और बस यहाँ पे देखिए, बस आमतौर पर हम यूज़ करते हैं जो जिस बस में हम ट्रैवल करते हैं, लेकिन यहाँ पे बस का क्या मतलब है, यहाँ पे एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा रूट है जिसके थ्रू डेटा ट्रैवल करता है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कि एक ऐसा सर्किट आप बोल सकते हो जिसके थ्रू डाटा को हम ट्रैवल करवा रहे हैं। जैसे पेन ड्राइव लगा दिया, पेन ड्राइव से कंप्यूटर में डाटा, कंप्यूटर से पेन ड्राइव में डाटा हम डाल सकते हैं। तो वो पेन ड्राइव के आगे का जो भाग होता है उसी को हम यूएसबी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। अभी देखिए कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझिए आप। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बायसिंग हमने देखी है, हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, करैक्टर यूजर इंटरफेस देखा है, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी भी डिस्कस करी थी। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है। कंप्यूटर जिसने भी यूज़ किया है उसने विंडो 7 के बारे में भी सुना होगा, विंडो 10 के भी बारे में सुना होगा, अभी विंडो 11 चल रही है उसके बारे में भी सुना होगा। तो ये जो विंडो 7 है, विंडो 10 है, विंडो 11 है, ये विंडोज़ क्या है? यही तो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक प्रकार से। यानी कि ऐसा सिस्टम जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने में मदद करे। तो अभी देखिए यहाँ पे विंडोज़ क्या है, विंडोज़, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एक सॉफ्टवेयर है। आपको पता होना चाहिए कि क्या तो होता है सॉफ्टवेयर, क्या होता है प्रोग्राम, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम है ना, पहले प्रोग्राम्स होता है सेट ऑफ फाइल्स या सेट ऑफ कमांड्स को प्रोग्राम बोल देते हैं हम। फिर सेट ऑफ प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सभी कई प्रोग्राम को मिलाकर एक सॉफ्टवेयर बनता है, और फिर कई सॉफ्टवेयर्स को मिलाकर हम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। लेकिन इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं है कि सभी सॉफ्टवेयर से ऑपरेटिंग सिस्टम ही बनेगा। सॉफ्टवेयर कई टाइप के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जैसे विंडोज़ है, उसके अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे। लेकिन अलग से अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होता, वो अलग से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, ये एक प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि अलग काम के लिए ही अलग सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है। एडोब फोटोशॉप ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ये सिर्फ क्या है, ये फोटोशॉप है, ये फ़ोटो को एडिट करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन ये जो विंडोज़ है, ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो एप्लीकेशन ना होकर वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से मिलकर ही बनता है और सिस्टम को चलाने में मदद करता है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ए यानी विंडोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैन का मतलब क्या है? लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क आप सभी को पता होना चाहिए। लैन, मैन, वैन और पैन। पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे हम ब्लूटूथ वगैरह से या वाईफाई हॉटस्पॉट से हम जो नेटवर्क जोड़ लेते हैं उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरी एक दुनिया या फिर पूरे देश के अंदर होता है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि जो एक सिटी के अंदर हम बना सकते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर देखिए लैन लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक बिल्डिंग के लगभग अंदर ही जो नेटवर्क होता है उसका एरिया कम होता है, वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर माउस के कितने बटन होते हैं? दोस्तों कंप्यूटर माउस के 3 बटन होते हैं। माउस के अंदर कौन कौन से? एक लेफ़्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है, और एक बीच में स्क्रॉल बटन होता है जिसको हम स्क्रॉल करके फाइल को ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैम का रूप क्या? रैम का पूरा रूप अभी मैंने बताया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोम का पूरा रूप रीड ओनली मेमोरी, ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैश मेमोरी का उपयोग क्या है? कई इसको क्या बोलते हैं? कैचे बोलते हैं। कैचे नहीं होता, ये कैश मेमोरी होती है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी क्या चीज़ है इसको आप समझिए एक बार, कि जैसे हमने गूगल क्रोम के अंदर हमने कोई चीज़ सर्च की। जैसे हमने देखा कि कोई कोर्ट केस की डेट थी, तो उसका नेक्स्ट हियरिंग क्या है, हमने उसको एक पेज पे खोला, उसका होम पेज खुला, हमने उसमें कोई डिटेल देखी। फिर हमने देखा कि नेक्स्ट वैकेंसी कौन सी है, फ्री जॉब अलर्ट खोला हमने, फ्री जॉब अलर्ट पे हमने कोई वैकेंसी देख ली क्या है।
फिर हमने उसके बाद सर्च किया दूसरी चीज़ कि हमने देखा नेक्स्ट मूवी कौन सी आने वाली है। फिर उसके बाद हमने तीसरी सी एक और चीज़ सर्च की कि कोई सॉन्ग सर्च कर लिया कि ये सॉन्ग किस सिंगर ने गाया है। अभी हमने 4 चीज़ें सर्च करी। जैसे ही हमने ये चीज़ सर्च करी कि हमें याद आया, हमें फिर याद आया कि हमें तो ये दोबारा देखना है कि वैकेंसी कौन सी है। तो उसके बाद हम अगर ये चीज़ दोबारा देखेंगे ना वैकेंसी कौन सी है, तो जैसे पहली बार देखा हमने इसमें 10 सेकंड लगे, लेकिन जब इसको दूसरी बार हम देखेंगे ना, यहाँ पे दूसरी बार फिर खोल के देखेंगे तो वो 2 सेकंड के अंदर ही वो साइट खुल के हमारे सामने आ जाएगी। अब ये क्या है कि हमने इसको तो बंद कर दिया था, दोबारा 10 सेकंड क्यों नहीं लगे, हमने तो बंद कर दिया था, लेकिन गूगल क्रोम की जो कैश मेमोरी है उसके अंदर ये साइट वहाँ पे उसका सारा का सारा पाथ और सारे का सारा जो उसका पता है, एड्रेस है, वो इसमें फीड हो गया। यानी कि ये पेज एक प्रकार से पीछे उस कैश मेमोरी में सेव हो गया। अब उसमें से हम दोबारा जब सर्च करते हैं ना, ये फिर दोबारा सर्वर से उठाने की बजाय, सर्वर से उठाता तो 10 सेकंड लेके आता, 10 सेकंड लगते, लेकिन ये सर्वर से उठाने के बजाय ये कैश मेमोरी से ही उठा के इसको हमने शो कर दिया यहाँ पे, हमें ये जल्दी शो हो गया। तो इसलिए कैश मेमोरी क्या होता है, तेज़ी से डाटा तक पहुँचने के लिए ये मेमोरी यूज़ की जाती है। इस मेमोरी का यूज़ होता है तेज़ी से डाटा तक पहुँचने के लिए, इस मेमोरी को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईपीरोम का रूप क्या है। ईपीरोम, अब देखिए रोम है, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, हमने इसको पढ़ा था पहले, लेकिन अभी कई टाइप की रोम चली हुई है। जैसे रीड ओनली मेमोरी के आगे हम अगर लगा दें पी तो ये बन जाता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसी रीड ओनली मेमोरी जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं दोबारा से। फिर हम इसके आगे लगा दें ई यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि उस प्रोग्राम को हम इरेज भी कर सकते हैं। लेकिन फिर एक और ई लगा दें तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए जैसे इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये नहीं है, ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये जो है इसका राइट आंसर होगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक टेप का उपयोग किसके लिए हो सकता है। अभी देखिए मैग्नेटिक टेप जो होती है वो आपने देखा होगा पहले, जैसे जो कैसेट वगैरह आती थी सॉन्ग्स की, तो वो मैग्नेटिक टेप होती थी एक प्रकार से। और जो हार्ड डिस्क वगैरह हमारे पास होती है वो मैग्नेटिक टेप ना होके टेप होती है। जैसे पहले उसमें रिबन सा होता था वो टेप होती थी, अब ये मैग्नेटिक डिस्क होती है हार्ड डिस्क के अंदर। तो टेप क्या होती थी, टेप जो स्टोरेज के लिए भी यूज़ होती थी, उसमें जो सॉन्ग वगैरह थे वो फीड हो जाते थे। डेटा की रिकवरी के लिए भी यूज़ होती थी, डेटा को रिकवर किया जाता था उसके अंदर से, डेटा बैकअप के लिए भी यूज़ होती थी। तो सभी विकल्प इसके लिए सही है। तो मैग्नेटिक टेप के लिए तीनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लैश मेमोरी कहाँ प्रयुक्त होती है। फ्लैश मेमोरी यूएसबी ड्राइव्स, डिजिटल कैमरे, मोबाइल फ़ोन, सभी विकल्प सही है। इसके अलावा एक और अगर मैं एग्जांपल दूं तो जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, जैसे आप टीवी देखते हो, टीवी का जो सेटअप बॉक्स होता है, सेटअप बॉक्स दोस्तों, उसके अंदर फ्लैश मेमोरी होती है। अभी सेटअप बॉक्स से आप ना तो डाटा को रीड कर सकते हो, ना उसको डिलीट कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। और वो छोटी सी मेमोरी होती है, ज़्यादा बड़ी मेमोरी भी नहीं होती उसके अंदर, सिर्फ उनको कुछ ही चीज़ें उसमें लोड करनी होती है। तो ऐसी जो जितनी मेमोरी होती है आपको देखने को मिलेगी कहीं कहीं कि छोटी छोटी मेमोरी है और उस मेमोरी में वही चीज़ें स्टोर हो रही हैं जो उस डिवाइस को चलाने के लिए ज़रूरी है। तो वो सभी मेमोरी क्या होती है, फ्लैश मेमोरी होती है। अब जैसे यूएसबी ड्राइव, अब यूएसबी ड्राइव्स का मतलब पेन ड्राइव नहीं है ये, ऐसी यूएसबी ड्राइव्स जिनको जैसे आप यूएसबी ड्राइव जैसे कोई वाईफाई के लिए या ब्लूटूथ के लिए कोई ड्राइव है, उसको लगा दिया, अपने आप उसके अंदर प्रोग्राम भी क्या होता चल जाता है, सॉफ्टवेयर भी अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। तो वो सभी ड्राइव्स, डिजिटल कैमरे यानी कैमरे के अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें कहाँ से किस मेमोरी से चल जाएगी, वो फ्लैश मेमोरी से चलेगी। और मोबाइल फ़ोन में सभी मेमोरी तो नहीं, हम बोल सकते हैं कुछ मेमोरी को हम बोल सकते हैं फ्लैश मेमोरी उसके अंदर होती है जिसके थ्रू कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर वगैरह उठाए जाते हैं। इंटरनल मेमोरी को फ्लैश मेमोरी नहीं बोलेंगे हम। मोबाइल फ़ोन के अंदर कुछ ऐसी मेमोरी होती है जो अलग से फ़ोन की वर्किंग के लिए ज़रूरी है, उसको फ्लैश मेमोरी बोलेंगे। और सेटअप बॉक्स को आप ध्यान रखना, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि फ्लैश मेमोरी की क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिट का पूरा रूप क्या है। अब बिट का पूरा रूप होता है दोस्तों बाइनरी डिजिट, इसका राइट आंसर क्या है, ए, बाइनरी डिजिट। अब बिट क्या चीज़ है, कंप्यूटर में दोस्तों जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं वो 0-1 की फॉर्म में होता है। कोई कमांड दें या कोई डाटा स्टोर करें या कंप्यूटर हमें कोई डाटा प्रदान करे,
हमें वो कन्वर्टेड फॉर्म में मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर वो डाटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, 0 1 की फॉर्म में, जैसे 0 1 1 0 0 ऐसे करके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स है ये। अभी इसके अंदर जैसे ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है ना, पूरा का पूरा 8 बॉक्स को मिलाकर जो एक बॉक्स बनता है, ये होता है एक बाइट। क्या होती है, एक बाइट होती है, एक बाइट। अब एक बाइट के अंदर यानी कि ये बॉक्स जो मैंने मिलाए, ये जो एक बॉक्स है ना, इसको बोलते हैं एक बिट, इसको बोला जाता है एक बिट। ऐसी ऐसी 8 बिट से मिलकर क्या बनती है, एक बाइट बनती है। यानी कि 8 बिट को अगर मिलाएंगे तो वो बनता है एक बाइट बनता है। अगर ये जो 4 बिट है, इनको हम अगर बताएं क्या होगा, ये 4 बिट यानी कि 4 बिट अगर मिलेगी तो एक निब्बल बनता है, एक निब्बल। यानी कि जो एक बाइट होती है उसके अंदर फिर कितने निब्बल हुए, 2 निब्बल हुए बाइट, क्योंकि ये 8 की एक बाइट होती है, 8 बिट की, यानी कि 2 निब्बल फिर मिलाएंगे तो एक बाइट बनेगी, या 8 बिट मिलाएंगे तो एक बाइट बनेगी, 4 बिट मिलाएंगे तो एक निब्बल बनेगी। अभी देखिए आगे की जितनी भी वर्किंग चलती है, जितना भी काम चलता है, सारा बाइट में चलता है। फिर बिट का इतना सा काम है कि एक ये जो बॉक्स है, एक ये बिट है, 4 बिट मिलेगी तो निब्बल, और 8 बिट मिलेगी तो बाइट बनेगी। फिर आगे ऐसी ऐसी 1024 बाइट को आप मिलाओगे तो 1 किलोबाइट बनेगा। ऐसी ऐसी 1024 किलोबाइट को मिलाओगे तो 1 MB बनेगा। ऐसी ऐसी अगर 1024 MB को, MB यानी मेगाबाइट, अभी MB को मिलाओगे तो आप 1 GB बनेगा, जिसमें आपको जैसे 1 GB 1.5 GB डाटा मिलता है ना, तो वो GB यानी कि गीगाबाइट। ऐसे GB को मिलाओगे तो टेराबाइट, पेटाबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट, ऐसे चलता रहेगा। तो दोस्तों आपको क्या याद रखना है कि बिट का फुल फॉर्म जो है बाइनरी डिजिट है, और 4 बिट को मिलाकर एक निब्बल बनता है, 2 निब्बल यानी कि एक बाइट, और इस एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ऐसे फिर क्या करेगा, बाइट से किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट, गीगाबाइट से टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूआरएल का पूरा रूप क्या है। दोस्तों यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक यूआरएल होता है कि यूएसबी, ये 2 फॉर्म आप याद रखना, यूनिवर्सल सीरियल बस और यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का एग्जांपल आप कैसे समझोगे, जैसे कोई वेबसाइट हम लिखते हैं ना, www.hssc.gov.in। अभी देखिए ये जो वेबसाइट है ना, पूरा का पूरा ये एक यूआरएल है। अभी इस यूआरएल से हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, तो यानी यूनिफॉर्मली किसी रिसोर्स यानी कि संसाधन को ये लोकेट करता है, इसी को हम यूआरएल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईएसपी का मतलब क्या है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करेगा वो आईएसपी होगा। यानी कि कौन कौन, जैसे कई टाइप के ब्रॉडबैंड चले हुए हैं ना, वो सभी क्या है, आईएसपी एक प्रकार से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एचटीटीपी का पूरा रूप क्या है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अभी इसमें एक क्वेश्चन और आता है, पीछे एस लग जाता है यहाँ पे, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एस फॉर सिक्योर, यानी कि सिक्योरिटी भी मिलती है। तो वो पूरा पूरा आजकल तो ये चल रहा है HTTPS। पहले HTTP पूछा जाता था, इसी के साथ एक HTML याद रखना आपने, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज से कंप्यूटर पे जब हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं ना, तो वो वेबसाइट के जितने वेब पेजेस होते हैं वो सभी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा लिखे जाते हैं। और HTTP ये प्रोटोकॉल होता है जो यूज़ किया जाता है कंप्यूटर पे जब हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं। तो वो अभी HTTPS को चल रहा है ना, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, एक प्रकार से टेक्स्ट के लिए प्रोटोकॉल है। हम उस पर कोई टेक्स्ट डालते हैं और कोई वेबसाइट खुलती है और वो सिक्योरिटी भी प्रदान करती है, तो HTTPS पूरा रूप ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, VoIP का मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वेरिफिकेशन नहीं होता, वर्चुअल नहीं होता, वीडियो ओवर नहीं होता, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल।
अब ये क्या चीज़ है आप समझिए, जैसे हम इंटरनेट के ऊपर कभी भी हम कॉल करते हैं, जैसे एक तो हम फ़ोन से अगर किसी को कॉल करें सिम से, अगर हम दूसरी बात एक वीडियो कॉल भी चल रही है, लेकिन एक वॉइस कॉल भी चली हुई है। वॉइस कॉल, व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल कर सकते हो आप टेलीग्राम पे वॉइस कॉल कर सकते हो। तो ये जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना, जिसके यानी कि ऐसे प्रोटोकॉल जिनसे हम वॉइस का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि हम कॉल कर लेते हैं उस प्रोटोकॉल के द्वारा, तो उसी को बोलते हैं VoIP 4 और VoIP 6, ऐसे दो चीज़ें हैं ये। लेकिन आपको VoIP की फुल फॉर्म पूछे तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DNS का मतलब क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। अभी हमने URL देखा था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब जो URL होता है ना, URL का ही पार्ट होता है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म क्या हुई? डोमेन नेम सिस्टम हुई इसकी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फायरवॉल का उपयोग क्या है? फायरवॉल सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन के लिए, जैसे एंटीवायरस वगैरह हम डालते हैं उसके अंदर, लेकिन फायरवॉल एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट से आने वाली किसी भी त्रुटि, किसी भी बग, किसी भी एरर, किसी भी वायरस से क्या करती है? कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करती है। तो सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन के लिए क्या होता है? फायरवॉल का यूज़ किया जाता है। फायरवॉल का उपयोग क्या होता है? सुरक्षित नेटवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ENIAC का पूरा नाम क्या है? ENIAC का पूरा नाम होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो 1946 में बनाया गया था। एक तो ये क्वेश्चन आता है कब बनाया गया था, और इसकी फुल फॉर्म में E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिकल, I फॉर इंटीग्रेटर, A फॉर एंड कंप्यूटर। ये आप इसकी फुल फॉर्म याद रखोगे डायरेक्ट। और 1946 में बना था, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवैक में देखिए आप, यूनिवैक से आप यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बस ये छोटी सी फुल फॉर्म है इसकी। आपने जैसे ENIAC में सारी के अलग अलग मीनिंग थे ना, इसमें पहले 4 जो अल्फ़ाबेट है इसका एक ही मीनिंग है, यूनिवर्सल, फिर ए से ऑटोमेटिक और C से कंप्यूटर। ये कब बना था? ये 1951 में सार्वजनिक तौर पर लॉन्च किया गया था। पहला व्यापक उपयोग के लिए बनाया गया कंप्यूटर था। व्यापक उपयोग यानी कि एक पूरे विश्व के यूज़ के लिए जो हम बोल सकते हैं, उसमें 1951 में यूनिवैक, पहले ENIAC आया था फिर यूनिवैक आया था। 1946 1951 दोनों के ईयर आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ALU का पूरा रूप क्या है? ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये ALU का रूप है। जैसे प्रोसेसिंग, जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है ना, वो कैसे होती है? कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग, इनपुट हम डालते हैं, इनपुट कोई भी इनपुट डिवाइस के द्वारा हमने कोई डाटा इनपुट किया, उसके बीच में वो प्रोसेसिंग में जाता है और फिर हमें मिल जाता है आउटपुट। अभी देखिए जो बीच में प्रोसेसिंग है, अब इस प्रोसेसिंग के अंदर क्या क्या चीज़ होती है? एक तो स्टोरेज डिवाइस होगी कि स्टोर करेगा, लेकिन ये स्टोरेज डिवाइस जो इसके अंदर होती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, वो छोटी छोटी रजिस्टर्स होते हैं जो स्टोर करते हैं कुछ डाटा को। लेकिन अगर मेमोरी के अंदर भेजना है तो प्रोसेस करने के बाद ये डाटा को मेमोरी में भी भेज देता है, मेन मेमोरी में भेज देता है, वहाँ पे चीज़ें स्टोर हो सकती है। मेन मेमोरी का मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जो इंटरनल मेमोरी होती है सिस्टम की, इंटरनल मेमोरी में जाके स्टोर हम इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेसिंग की जो चीज़ें चलती हैं वो कौन करता है? वो ALU होता है। यहाँ पे ALU होता है कंप्यूटर के CPU के अंदर, वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, यानी कि अर्थमेटिकली जो भी ऑपरेशन है या लॉजिकल जितने भी ऑपरेशन होते हैं। अब ये अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से और लॉजिकल ऑपरेशन कौन से, आपको पता होना चाहिए। जैसे प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन है। लॉजिकल ऑपरेशन मोर देन, लेस देन, ये अगर पता करना है तो ये लॉजिकल ऑपरेशन है। ऐसी चीज़ों को हम लॉजिकल ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये सारी यूनिट है जिसमें सारे ऑपरेशन होते हैं और इन्हीं ऑपरेशन से डाटा को प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद आउटपुट हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ARPANET क्या था मतलब ये अभी नहीं है। ये 1969 के आसपास अमेरिका रिसर्च जो एजेंसी थी उसके द्वारा ये तैयार किया गया था, अस्तित्व में आया था, जिसको आज हम इंटरनेट बोलते हैं ना, इंटरनेट बोलते हैं। उस समय इसकी जरूरत पड़ी थी उनको,
तो ARPANET उन्होंने बनाया था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसकी फुल फॉर्म आती है अक्सर, और ईयर भी आपने याद रखना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी सजेशन आपकी तरफ से एडवाइस हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, आपकी एडवाइस को समझा जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।